माय नेम इज़ फरमान खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का जो हमारा यूनिट है वो HN फर्स्ट में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ स्टमक एंड इज मोस्ट कॉमन एंड मैलिग्नेंट डिजीज। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जो है ये स्टमक का कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमन भी है और मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट वो डिजीज हमारे पास होती है, वो कैंसर्स होते हैं हमारे पास जो कि डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इट इज़ मोर प्रिवेलेंट एमंग द लोअर इकोनॉमी पुअर प्राइमरी क्लास लिविंग इन द अर्बन एरिया। तो ये वो एरिया, वो लोग जो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे फूड और वाटर की हाइजीन इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। गैस्ट्रिक कैंसर इज लोअर बिफोर द एज ऑफ 40 एंड द इंसिडेंस इंक्रीज शार्पली विद एज। कहते हैं कि बिफोर एज ऑफ 40 इसका जो इंसिडेंस है वो कम होता है और एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है। एज के साथ इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ता है कि एक तो एज के साथ आपके स्टमक के जो लाइनिंग है वो थिन हो जाते हैं, तो आपका स्टमक का HCl वो आपकी लाइनिंग को डैमेज कर देता है। और दूसरा, एज के साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बढ़ते हैं जो गैस्ट्रिक कैंसर का काज बन सकते हैं। स्टमक के हमारे पास दो पोर्शन है, एक पाइलोरिक पोर्शन है, पाइलोरिक पोर्शन। एक कहते हैं कि यहाँ पे भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पाइलोरिक पोर्शन वो पोर्शन है जहाँ पे स्टमक एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दूसरा हमारे पास एंट्रल पोर्शन। एंट्रल पोर्शन वो है जहाँ पे एसोफेगस एंट्री करता है स्टमक के। तो ये दो पोर्शन मेन पोर्शन है, यहाँ पे कैंसर हो सकता है। यहाँ पे कैंसर जो होते हैं उसे एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, जो कि स्प्रेड हो कि ये पूरे स्टमक में स्प्रेड हो सकता है और आपके पास कैंसर क्रिएट कर सकता है। इटियोलॉजी, the risk factor of gastric cancer include the following: diet high in smoke preserved food which contain nitrate and nitrite। वो फूड जो कि हमारे पास आग पे बनते हैं, जो स्मोक वगैरह, जिस तरह रोस्ट वगैरह हो गए, चिकन रोस्ट हो गए, तो उनके साथ उस फूड के साथ स्मोक मिल जाता है जो कि जिसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं। तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट ये कार्सिनोजेनिक हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। डाइट लो इन फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल, वो डाइट जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो फ्रेश ना हो, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ना हो, तो वो भी काज कर सकते हैं आपके पास कैंसर। हाई नाइट्रेट कंटेंट इन द सॉइल एंड वाटर, जिस तरह हम फसलें वगैरह उगाने के लिए, वेजिटेबल वगैरह उगाने के लिए नाइट्रेट यूरिया वगैरह का यूज़ करते हैं, उन यूरिया वगैरह जिसमें नाइट्रेट ज़्यादा होते हैं, अगर एक हद से ज़्यादा करें तो वो नाइट्रेट फूड के साथ या वाटर के साथ मिल जाते हैं और आप उस वाटर या फूड को यूज़ करें, आपके स्टमक में वो चले जाते हैं और कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड एक्लोरोहाइड्रियम। गैस्ट्राइटिस हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस ऑफ स्टमक, उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और स्टोमाटाइटिस माउथ और एसोफेगस के म्यूकस की अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन रहे उसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ये भी एक काज है आपके पास गैस्ट्रिक कैंसर का। पैथोफिजियोलॉजी, गैस्ट्रिक कैंसर आर विजुअली ऑल प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियम। तो आपके पास एडिनोकार्सिनोमा एसोफेगस की एंट्री जब स्टमक में करता है, वहाँ पे जब आपके पास कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है तो वो स्प्रेड हो जाता है स्टमक में और स्टमक कैंसर प्रोड्यूस करता है। दे हैव बीन फाउंड ट्रेडिशनली इन द पाइलोरिक एंड एंट्रल रीजन पार्शली पार्टिकुलरली एलॉन्ग द लेसर कर्वेचर। और कहते हैं कि ये ट्रेडिशनली पाइलोरिक रीजन में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पाइलोरिक वो रीजन जहाँ पे स्टमक एंट्री करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वहाँ पे भी होता है, और एंट्रल रीजन में जहाँ पे एसोफेगस एंट्री करते हैं स्टमक में, तो ये ट्रेडिशनली इन दोनों रीजन पे पाया जाता है। हिस्टोलॉजिकली द कैंसर इज क्लासिफाइड एज डिफ्यूज आर इंटेस्टाइनल। तो टिश्यू वाइज ये हमारे पास डिफ्यूज भी होता सकता है और इंटेस्टिनल भी हो सकता है, ये दो इसके टाइप हैं। इंटेस्टिनल, द इंटेस्टिनल फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया इन द स्टमक। इंटेस्टिनल किस तरह होता है कि जब आपके पास स्टमक में वो सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिन सेल का जो फंक्शन होता है वो वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टमक में, सही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले सेल स्टमक में प्रोड्यूस हो गए तो ये स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकती हैं। द डिफ्यूज फॉर्म हैव बिलीव्ड
टू बिगिन लोकली इन द म्यूकोजा एंड एग्जिबिट अ लॉन्ग लेटेंसी। और जो डिफ्यूज फॉर्म ऑफ स्टमक कैंसर है वो वहाँ पे लोकलाइज प्रोड्यूस होते हैं, स्टमक में किसी भी जगह पे प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि टाइम के साथ स्प्रेड होते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर में स्प्रेड डायरेक्टली थ्रू द स्टमक वॉल इनटू द एडजेसेंट टिश्यू। और अगर आपके पास ये स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर हद से बढ़ जाए तो ये स्टमक वॉल के थ्रू बाकी टिश्यू में डायरेक्टली जा सकता है। ये स्टमक कैंसर की आपको दिखाया गया है कि ये डिफ्यूज स्टमक कैंसर है, डिफ्यूज, जो कि लोकलाइज जगह पे प्रोड्यूस हो चुका है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये स्टमक की इस वॉल को ब्रेक कर सकते हैं और इसके साथ जितने भी बाकी टिश्यू हैं ये उसको भी डैमेज कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या होगी? द पॉसिबल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर आर डिस्पेप्सिया, अर्ली सेटाइटी, ब्लॉटिंग, एनोरेक्सिया। डिस्पेप्सिया आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि आपका स्टमक जो है उसमें कैंसर है, उसमें पेन आपको होगी, तो इसलिए आपको भूख नहीं लगेगी। अगर भूख लगेगी तो 2-3 निवाले खाने के बाद आपकी डायरेक्ट भूख मिट जाएगी। ब्लॉटिंग आपको होगी। ब्लॉटिंग क्या है कि ये पेन होता है स्टमक के अपर ईयर पोर्शन में, आपके पास ब्लॉटिंग होगी, गैस जमा होगा और पेन होगी। एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया हमारे पास वो फूड डिसऑर्डर है जिसमें आप स्टार्ट से कुछ खाते नहीं हैं, आपको भूख नहीं लगती। एपिगैस्ट्रिक पेन आर बर्निंग एंड यूजुअली रिलीव्ड बाय एंटासिड। आपको एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है या बर्निंग हो सकती है स्टमक में, जो कि रिलीव होती है एंटासिड से। मीन्स एसिड आप इस तरह टेबलेट वगैरह यूज़ करें जिसकी वजह से आपके पास एसिड की सेक्रीशन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका एपिगैस्ट्रिक पेन जो प्रोड्यूस होता है वो सप्रेस हो सकते हैं। माइल्ड नाजिया आपको होगा। वेट लॉस में बी रैपिड एंड सीवियर। वेट लॉस आपको हो सकता है क्योंकि आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आप जा रहे हैं, आपको डिस्पेप्सिया है, तो उसकी वजह से आपका टाइम के साथ वेट लॉस होगा जो कि रैपिड होगा और सीवियर होगा। फटीग एंड वीकनेस। फटीग एंड वीकनेस लोगे क्योंकि आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आप जा रहे हैं, तो आपके पास एनर्जी बन नहीं रही, तो उसकी वजह से आप फटीग महसूस करेंगे, वीकनेस होगी। मे बी कंस्टिपेशन और डायरिया। कंस्टिपेशन आपको हो सकता है या डायरिया हो सकता है। कंस्टिपेशन इसलिए आपको होगा क्योंकि आप फूड वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल ये नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो गया है। सही है, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से या आपको कंस्टिपेशन होगी या डायरिया होगा। किकीजिया आपको हो सकते हैं वीकनेस एंड वास्टिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू सीवियर क्रॉनिक इलनेस। जब आपको सीवियर क्रॉनिक इलनेस होती हैं तो उसकी वजह से आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है। तो ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए आपके बॉडी में ग्लूकोन्यूजेनेसिस का एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में जो एक्युमुलेटेड ग्लूकोज या प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और आपकी बॉडी अपनी एनर्जी उससे पूरी करता है, जिसकी वजह से आपकी परमानेंट वेस्टेज ऑफ मसल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसे किकीजिया कहते हैं। डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस इज ऑफन डिलेड बिकॉज सिम्टम्स में नॉट अकर इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। कहते हैं इसकी डायग्नोसिस अक्सर डिले होती हैं। डिले इसलिए होती हैं कि ये डिजीज़ गैस्ट्रिक कैंसर स्टार्ट में आपको पता नहीं चलता, इसके सिम्टम जो है वो स्टार्ट में रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। द फॉलोइंग टेस्ट कैन हेल्प डायग्नोज गैस्ट्रिक कैंसर। और गैस्ट्रिक कैंसर को डायग्नोज करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टू चेक फॉर एनीमिया। CBC आप करेंगे एनीमिया को चेक करने के लिए, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में जा रहे होते हैं और विटामिन B12 एक्वायर्ड आपको एनीमिया हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर आप CBC करें तो उसमें आपको हेमोग्लोबिन RBC वगैरह की मिकदार आपको पता चल जाती है। अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डामन। अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डामन आप इसलिए करेंगे कि आपको पता चल जाए कि आपके एब्डामन में मीन्स या स्टमक में कैंसर है और किस जगह पे है और वो कितना बढ़ चुका है। एसोफेगियो गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्कोपी EGD हम हमारे पास एक छोटा सा कैमरा होता है जो हम इंसर्ट करते हैं थ्रू माउथ एसोफेगस, और उसकी वजह से आपको इंटरनली स्टमक को दे सकते हैं। बायोप्सी टू एग्जामिन द स्टमक टिश्यू। बायोप्सी हम इस तरह करते हैं कि स्टमक का छोटा सा टिश्यू थ्रू सर्जिकल प्रोसेस हम ले लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कैंसर है, अगर कैंसर है तो कौन से टाइप का है और उसका खास क्या है, किस वजह से प्रोड्यूस हो चुका है। स्टूल टेस्ट टू चेक फॉर ब्लड इन द स्टूल। अब आप स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं कि स्टूल में आया ब्लड है या नहीं है।
ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सर्जरी टू रिमूव द स्टमक, गैस्ट्रेक्टोमी इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट कैन क्योर द कंडीशन। कि अगर आपको स्टमक कैंसर हो जाए तो चूंकि स्टार्ट में आपको पता नहीं चलता, जब आप उसको डायग्नोस करते हैं तो ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका होता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो गैस्ट्रेक्टोमी है। गैस्ट्रेक्टोमी में आप या जो पोर्शन आपका डैमेज हो चुका है या आप उसको रिमूव करते हैं या फुल स्टमक को आप रिमूव कर लेते हैं। रेडिएशन थेरापी एंड कीमोथेरापी में हेल्प, रेडिएशन थेरापी भी आप कर सकते हैं और कीमोथेरापी कैंसर एंटी कैंसर ड्रग भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर मेनी पेशेंट कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी आफ्टर सर्जरी में इम्प्रूव द चांस ऑफ क्योर। और अक्सर जो हमारे पास पेशेंट होते हैं जिसका स्मॉल सा पोर्शन स्टमक का डैमेज हो चुका होता है, तो अगर आप सर्जरी के थ्रू वो स्टमक का पोर्शन रिमूव कर लेते हैं तो उसके बाद आप कीमोथेरापी या रेडिएशन थेरापी यूज़ करेंगे, ताकि जो स्टमक में जो कैंसर के बचे कुचे सेल हैं आप उसको रिमूव कर ले थ्रू रेडिएशन और कीमोथेरापी के ज़रिए। For patient who cannot have surgery, chemotherapy or radiation can improve symptom and may prolong survival but will likely not cure the cancer। वो पेशेंट जिनको स्टमक कैंसर है या गैस्ट्रिक कैंसर है और किसी भी रीज़न की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, तो आप उसको कीमोथेरापी या रेडिएशन देंगे, उसकी वजह से वो जो सिम्टम है वो प्रोलॉन्ग हो सकते हैं और उसका जो सर्वाइवल है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, इससे ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर स्टमक कैंसर के साथ वो 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं और आप कीमोथेरापी रेडिएशन थेरापी शुरू करें तो आप उसकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे स्टमक कैंसर के? कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इंक्लूड माल न्यूट्रिशन चूंकि आपकी जो डिस्पेप्सिया में है, आप कुछ खा नहीं सकते, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो आप माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। माल एब्जॉर्प्शन, आपका जो स्टमक कैंसर ये इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो सकता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन होगी तो वो माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, मीन्स उसकी सही एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जो फूड वगैरह आप लेते हैं। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, क्योंकि आप जो चीज़ ले रहे हैं उसकी डाइजेशन सही नहीं हो रही। अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह आपको हो जाए तो उसकी वजह से आपका जो बावल है लार्ज इंटेस्टाइन वो आपके पास ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी होती है। कीमोथेरापी साइड इफेक्ट बोन मैरो डैमेज, और अगर आप इसके ट्रीटमेंट ले रहे हैं कीमोथेरापी वगैरह तो उसकी वजह से आपके बोन मैरो डैमेज भी हो सकता है। नर्सिंग डायग्नोस क्या होंगे? डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वोमिटिंग एंड डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, आप फ्लूइड इनटेक कम ले रहे हैं और आपको वोमिटिंग वगैरह भी हो रही है, तो इस वजह से आपको क्या होगा, आपका जो फ्लूइड वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम वो कम हो जाएगा, वो डिफिशियंसी में चले जाएंगे। डिलेड सर्जिकल रिकवरी रिलेटेड टू डिक्रीज न्यूट्रिशन, चूँकि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, आपको डाइजेशन वगैरह आपकी ख़राब हो चुकी है, तो इस वजह से आप कोई फूड वगैरह नहीं ले सकते, न्यूट्रिशनल लेवल आपका लो है, तो अगर आप सर्जरी भी कर ले तो सर्जरी की रिकवरी जो है वो डिले होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में हैं और रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो सर्जिकल रिकवरी जो है वो आपको डिले हो जाएगी आपकी। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, डिस्पेप्सिया एंड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, आपका जो न्यूट्रिशनल है वो इम्बेलेंस हो जाता है, क्योंकि आपको ना तो भूख लगती है, आपका जो गैस्ट्रिक जो है उसका ऊपर पोर्शन जो है वो डिस्कम्फर्ट में होते हैं, आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपको फुलनेस महसूस होती है, डाइजेशन आपका ख़राब है, तो इस वजह से आपका जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। रिस्क फॉर स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस रिलेटेड टू कैंसर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस, अगर आपका कैंसर डायग्नोस हो जाए या प्रोग्नोस हो जाए, आपको पता चल जाए कि मुझे कैंसर है, तो आप स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस में चले जा सकते, आपका हौसला वगैरह जज्बा वगैरह ये भी ख़त्म हो जा सकते हैं, आप डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं कि मुझे तो कैंसर है और मैं तो बचने वाला नहीं हूँ। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे? मॉनिटर न्यूट्रिशनल इनटेक एंड वेट पेशेंट रेगुलरली, आप न्यूट्रिशनल इनटेक आउटपुट आप ये चेक करेंगे और पेशेंट का वेट चेक करेंगे कि आया उसके वेट में इंप्रूवमेंट आ रही है या उसका वेट कम हो रहा है। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर एंड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज आर्डर, आप जिस तरह भी हो आपने पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करनी है और उसको एनाल्जेसिक देने हैं, पेन रिलीवर देने हैं, क्योंकि कैंसर का जो पेशेंट है उसमें सीवियर पेन होता है, तो आपको पेन को रिलीव करने के लिए आप एनाल्जेसिक देंगे। Frequently turn the patient and encourage deep breathing to prevent pulmonary complication, to protect skin and to promote comfort, आप पेशेंट का टाइम के साथ आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, उसे इनकरेज करेंगे उसकी डीप ब्रीथिंग को, ताकि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन उसे ना हो, स्किन प्रॉब्लम उसे ना हो,
तो टाइम के साथ साथ आप उसका जो पोजीशन है वो फ्रीक्वेंटली आप चेंज करेंगे। मेंटेन नेसोगैस्ट्रिक सक्शन टू रिमूव फ्लूइड एंड गैस इन द स्टमक एंड प्रिवेंट पेनफुल डिस्टेंशन। क्योंकि अगर स्टमक के कैंसर वगैरह है तो वहाँ पे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर लगा हुआ है तो थ्रू सक्शन के ज़रिए आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में फ्लूइड गैस वगैरह को आप निकालेंगे ताकि पेनफुल डिस्टेंशन वगैरह स्टमक की ना हो। प्रोवाइड ओरल केयर टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड अल्सरेशन। आप ओरल केयर भी देंगे ताकि ड्राइनेस वगैरह ना हो, अल्सरेशन माउथ अल्सर उसे ना हो, तो ओरल प्रोटेक्शन आपने देनी है। Stress the importance of long-term vitamin B12 injection after gastrectomy to prevent surgical induced pernicious anemia। और जब उसकी स्टमक की सर्जरी हो जाए तो आपने उसे कंटिन्यूसली विटामिन B12 के इंजेक्शन देने होते हैं ताकि उसे विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया काज ना हो जाए। सही है। तो ये सब हमारे पास लेक्चर पूरा के पूरा जो था ये गैस्ट्रिक कैंसर का था कि हमारे पास गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है और इसके काज क्या हैं, एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, इसकी डायग्नोसिस क्या होगी और इसके इंटरवेंशन क्या होंगे। इस यूनिट में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप थ्रू कमेंट या ईमेल के ज़रिए हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और एट द एंड फिर से क्वेश्चन रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you.